गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद रखता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और फिजिक्स का एंजॉय कर रहे होंगे। राइट, पक्का। तो मैंने आप लोगों को जो है अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी में कई सारी चीज़ें बताई थी, अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी। राइट, तो आज का हम लोग जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। तो बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करना। हर टॉपिक पे आप लोगों को मेरे वीडियोस मिलेंगी, उसमें बहुत सारा आप लोग को मैटर मिलेगा जो एकदम नया होगा और जो आपको पढ़ने में समझने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। तो ये साइमन ओम्स ने अपने एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड एक लॉ दिया था। तो इस लॉ में क्या है, देखो समझ लो, ध्यान से समझना इसकी हर बात। अगर ये सपोज एक कंडक्टर है आपके पास, इस कंडक्टर को आपने इस बैटरी से कनेक्ट किया। ये एक बैटरी है, बैटरी या सेल जो भी आप लेना चाहते हो। तो आपने इसको इससे कनेक्ट किया जिससे कि इसमें करंट आई फ्लो होगी दिस, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज V है। तो आप जानते हो कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है बिटवीन टू पॉइंट्स, देन वी यूज द वोल्टमीटर एंड व्हिच इज कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द कंडक्टर, बिकॉज यू नो दैट usually this question is asked in the examination or the practical examination कि why the voltmeter is connected in parallel to the conductor across which the potential difference is measured, because you know that in the parallel the potential difference is same. That's why we use the voltmeter in parallel, right? So now if you connect voltmeter here, this between these 2 points of the conductor through which the current I is flowing, then it will give the reading as V to say, right? Clear? तो ओम्स क्या कहते हैं कि भाई अगर इस कंडक्टर के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बिटवीन आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, राइट? सो लेकिन कंडीशंस क्या है, यहाँ पर कंडीशन समझने की बात है। फिर से बता देता हूं, ओम्स क्या कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बिटवीन ऑफ द कंडक्टर, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, प्रोवाइडेड। अब ये जो प्रोवाइडेड वाला वर्ड है ये आपको बढ़िया से समझना चाहिए। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मीन्स कंडीशंस लग गई इसके साथ कि ये हमेशा ट्रू नहीं रहेगा, ये तभी ट्रू रहेगा प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर remains constant। यानी जो कंडक्टर है उसकी जो फिजिकल कंडीशंस है, जैसे उसकी लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, डेंसिटी है, प्रेशर है, वगैरह वगैरह, ये कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे, तो उस केस में जो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के किन्हीं दो पॉइंट्स के बिटवीन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के जो उन दो पॉइंट के बिटवीन फ्लो कर रही है। तो इस तरीके से बस ध्यान रहे कि ये कंडीशंस हमें बताना जरूरी होता है। ये तभी फुलफिल्ड होगा जब ये कंडीशंस भी आपकी फुलफिल्ड हो। टेम्परेचर ना बदले कंडक्टर का, लेंथ ना बदले, क्रॉस सेक्शन एरिया ना बदले, या उसका और जो फिजिकल कंडीशंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो तभी ये लॉ आपका फुलफिल है। तो आप देखेंगे कि भाई V = IR, सो यानी IR से मतलब क्या है कि जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो हम R यूज करते हैं, दैट इज R को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बहुत डिटेल में बताई थी। तो V = IR, ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है ओम्स लॉ से। तो अब आप देख रहे हैं कि R क्या है हमारे पास, R है V/I। इससे आप देख रहे होंगे कि V = IR जो है एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर V0 तो I0। तो अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे
बिटवीन V एंड I, राइट, एक ग्राफ आप प्लॉट करते हैं बिटवीन V एंड I, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। ये ध्यान रहे कि अगर आप V एंड I में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और वो जीरो से पास होनी चाहिए, यानी ओरिजिन से पास होनी चाहिए। अगर ये ओरिजिन से पास नहीं होती, भले ही स्ट्रेट लाइन हो, यानी अगर इस टाइप का केस आ जाए आपका लाइक दिस, तो ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। क्योंकि उस केस में आप क्या देख रहे हैं कि भाई अगर यहां पर आपका देखो V जीरो है तो करंट जीरो नहीं है, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए और करंट फ्लो करे, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो उस केस में करंट भी जीरो होनी चाहिए। तो इसीलिए आपका जो ये ग्राफ होगा ये ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि कौन सा ग्राफ आपका ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करेगा, दिस। अब अगर यहां देखें आप, ये मैं दो पॉइंट कंसीडर कर लूं, सपोज V1 एंड दिस इज V2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आपकी करंट आ गई I1 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये करंट आई आपकी I2। सो ये अगर मैं एक एंगल कंसीडर करूं, जो लाइन हॉरिजॉन्टल से बना रहे सपोज थीटा, तो ये भी कितना होगा आपका थीटा होगा। तो ये जो वैल्यू आई आपकी, जो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ये कितना हो जाएगा V2 माइनस V1 डेल्टा V, और ये जो वैल्यू आई आपकी दिस, वो कितना होगा I2 माइनस I1 डेल्टा I। सो थीटा, अब थीटा क्या होता है, यानी कि अगर ट्रायंगल में देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इंप्लाइज दैट cot थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। और यहां से आप देख रहे हैं कि किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन आल्सो फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? तो मैंने बताया कि ओम्स लॉ तभी फुलफिल होगा जब आपकी ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस केस में ये इस लॉ को फुलफिल नहीं होने देगा, राइट। तो आई होप के ओम्स लॉ की कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ एंड इसके डिफरेंट पैरामीटर्स। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको जो है अच्छे से देखना, कोई डाउट हो तो पूछना मेरे से, राइट, और अच्छे से समझना इसको। चलिए ओके, बाय बाय।